नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत आपूर्ति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन जिस प्रकार उत्पाद शुल्क के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण कर योग्य घटना है, यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण होते ही निर्माता का कर दायित्व उत्पन्न हो जाता है, और बिक्री कर के अंतर्गत किसी वस्तु की बिक्री ही कर योग्य घटना है, यानी कि वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण होते ही विक्रेता का कर दायित्व उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार माल एवं सेवा कर के अंतर्गत आपूर्ति कर योग्य घटना है, यानी कि माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति होते ही जो है आपूर्तिकर्ता का कर दायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत आपूर्ति की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने की वजह से हम आपूर्ति के लक्षण और उसकी विशेषताओं के द्वारा आपूर्ति के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। आपूर्ति के लक्षण एवं विशेषताएं। आपूर्ति माल अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित हो, यानी कि आपूर्ति में किसी माल की, सेवा की या दोनों की आपूर्ति शामिल होनी चाहिए। अगर किसी माल, सेवा या दोनों की आपूर्ति की गई है, का हस्तांतरण किया गया है, तो उसको फिर आपूर्ति कहा जाता है। माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत माल में मुद्रा यानी कि करेंसी और प्रतिभूतियाँ यानी कि सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, तो मुद्रा और प्रतिभूतियाँ माल की परिभाषा में शामिल नहीं की जाती, यानी कि इनको माल नहीं माना जाता है। माल एवं सेवा कर कानून यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मुद्रा और प्रतिभूतियों को माल नहीं माना गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करेंसी एक्सचेंज का यानी कि विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने की सेवा प्रदान करता है, तो फिर ऐसी सेवा जो है सेवा की परिभाषा में शामिल होती है, सेवा माना जाएगा। लेकिन मुद्रा का आदान प्रदान जो है माल नहीं माना जाएगा, माल की आपूर्ति नहीं माना जाएगा। यानी कि मुद्रा को माल नहीं माना जाता, लेकिन मुद्रा के परिवर्तन की अगर कोई सेवा देता है व्यक्ति, तो उसको फिर सेवा में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिभूतियों का आदान प्रदान आपूर्ति नहीं माना जाता, यानी कि प्रतिभूतियां माल नहीं मानी जाती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों के लेन देन का सौदा करवाता है और उसके बदले दलाली या कमीशन प्राप्त करता है, तो फिर इस प्रकार की सेवा, प्रतिभूतियों का सौदा करवाने की सेवा जो है माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत सेवा की परिभाषा में शामिल की जाती है। दूसरी विशेषता है आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए। अगर किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई माल, सेवा या दोनों की आपूर्ति की जाती है, तभी उसको आपूर्ति कहा जाता है। यदि अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल, सेवा या दोनों की आपूर्ति की जाती है, तो उसको आपूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। कर योग्य व्यक्ति का मतलब यहाँ पर पंजीकृत व्यक्ति से है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है? तो उसको राज्यों के हिसाब से अलग अलग आवर्त की सीमा निर्धारित की गई है। इनमें जो 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 4 मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं। अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर अपना पंजीकरण, यहाँ पर अपना व्यापार करता है, तो अगर इन राज्यों में कोई व्यापारी या निर्माता है, तो उसको अगर उसकी कुल आवर्त, किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त माल एवं सेवाओं दोनों को मिलाकर अगर 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो फिर उसको पंजीकरण करवाने की, रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में अगर माल एवं सेवाओं दोनों को मिलाकर किसी व्यक्ति का कुल आवर्त, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो उसको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर 10 लाख रुपए से अधिक किसी व्यक्ति का कुल आवर्त है इन 4 राज्यों में, तो फिर उसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा
6 राज्य हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तरांचल, पौंडीचेरी और तेलंगाना। अगर कोई व्यक्ति इन 6 राज्यों में व्यापार करता है और उसका कुल आवर्त माल एवं सेवाओं दोनों का मिलाकर कुल आवर्त अगर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर उसका कुल आवर्त माल एवं सेवाओं दोनों का आवर्त मिलाकर 20 लाख रुपए से अगर अधिक है इन 6 राज्यों में, तो उस व्यक्ति को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की, रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है। और इनके अलावा जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों में अगर कोई व्यक्ति केवल माल की आपूर्ति करता है तो अगर उसका आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार करता है या निर्माण कार्य करता है और केवल माल की ही आपूर्ति करता है और अगर उसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपए से अधिक है तो उसको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। इन 10 राज्यों के अलावा जिनकी अभी हमने बात की, इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति अन्य राज्यों में व्यापार कर रहा है या निर्माण कार्य कर रहा है और केवल सेवाएं प्रदान करता है या फिर सेवाएं और माल की आपूर्ति करता है और उसका कुल आवर्त अगर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उसको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपूर्ति में केवल करयोग्य व्यक्तियों द्वारा की गई आपूर्ति ही शामिल की जाती है, यानी कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गई आपूर्ति को ही आपूर्ति माना जाता है। अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गई आपूर्ति को आपूर्ति नहीं माना जाता। आपूर्ति सामान्यतः प्रतिफल के बदले होनी चाहिए, यानी कि माल या सेवाओं के बदले कोई प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए। प्रतिफल चाहे वस्तु में हो या मुद्रा में हो, लेकिन माल या सेवाओं की आपूर्ति के बदले प्रतिफल आपूर्तिकर्ता को अवश्य प्राप्त होना चाहिए, तभी ऐसी आपूर्ति जो है आपूर्ति के क्षेत्र में आपूर्ति मानी जाती है माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत। अगर बिना प्रतिफल के किसी वस्तु की आपूर्ति की गई है तो ऐसी आपूर्ति को आपूर्ति नहीं माना जाता माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु किसी संस्था को पुण्यार्थ उद्देश्य से दान दी है, तो जो वस्तु पुण्यार्थ संस्था को दान दी गई है उसको आपूर्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके बदले उसको कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपूर्ति सामान्यतः प्रतिफल के बदले होनी चाहिए और प्रतिफल मुद्रा या वस्तु किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। और जो प्रतिफल है वो प्राप्तकर्ता के अलावा प्राप्तकर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। मान लीजिए कि ए एक आपूर्ति करता है और ए ने बी को किसी माल या सेवा की आपूर्ति की है, तो बी यहाँ पर प्राप्त करता है। तो ये आवश्यक नहीं कि जो प्रतिफल है वो बी के द्वारा ए को चुकाया जाए। बी के स्थान पर अगर सी अगर बी का प्रतिनिधि है और सी के द्वारा अगर बी को आपूर्ति की गई माल एवं सेवा के बदले अगर प्रतिफल चुका दिया जाता है तो भी ए के द्वारा की गई आपूर्ति को माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत आपूर्ति माना जाएगा। आपूर्ति व्यवसाय के दौरान एवं व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। आपूर्ति व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार को किसी जो कि उसके निजी प्रयोग में आ रही थी उसको किसी कार व्यवसायी को बेचता है तो कार का विक्रय आपूर्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी पुरानी कार को बेचा है वह उस व्यक्ति का कार का व्यवसाय नहीं है। यानी कि आपूर्ति माल या सेवा की आपूर्ति व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, व्यवसाय के दौरान होनी चाहिए और व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। जिस माल या सेवा की आपूर्ति की गई है उस माल या सेवा का उस व्यक्ति द्वारा व्यवसाय किया जाना चाहिए, तभी उसको आपूर्ति माना जाएगा। आपूर्ति करयोग्य हो।
आपूर्ति माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत आपूर्ति कर योग्य घटना है, तो अगर आपूर्ति कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की नहीं है तो उसको फिर आपूर्ति नहीं माना जाता। माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कुछ वस्तुएं या सेवाएं ऐसी हैं जिनको कर मुक्त किया हुआ है, या कुछ वस्तुएं सेवाएं ऐसी हैं जिन पर शून्य दर कर की शून्य दर निर्धारित की गई है। तो अगर कोई आपूर्ति कर योग्य हो तभी उसको जो है आपूर्ति माना जाएगा। तो आपूर्ति के लक्षणों और विशेषताओं से हमको आपूर्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपूर्ति के क्षेत्र की। तो आपूर्ति का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सप्लाई या दोनों की आपूर्ति। आपूर्ति में माल की बिक्री और सेवाएं प्रदान करना, इन दोनों को ही आपूर्ति माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा माल की बिक्री की जाती है, माल किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है तो उसको आपूर्ति माना जाता है। अगर सेवाएं प्रदान की जाती है तो उसको भी आपूर्ति माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा माल एवं सेवाएं दोनों ही प्रदान की जाती है तो उसको भी आपूर्ति मान लिया जाता है। यानी कि माल या सेवा या दोनों को ही आपूर्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है, माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत। आपूर्ति का रूप, आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है? आपूर्ति बिक्री के रूप में और हस्तांतरण के रूप में की जा सकती है। अगर एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण उसका भौतिक रूप से उसको प्रदान करके, यानी कि मान लीजिए कि ए बी को एक कार बेचता है, तो ए के द्वारा वो कार बी को प्रदान की जाती है और उस कार का स्वामित्व भौतिक रूप में बी को प्रदान कर दिया जाता है, तो उसको बिक्री कहेंगे। और बिक्री की स्थिति में कार अब जो है भौतिक रूप में बी के पास होगी, बी के स्वामित्व में होगी। और हस्तांतरण में कार तो ए के पास रहेगी, लेकिन जो कार से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बी को प्रदान कर दिए जाएंगे। स्वामित्व का हस्तांतरण दस्तावेजों के माध्यम से होता है, चाहे वस्तु का भौतिक रूप से हस्तांतरण नहीं किया जाए। तो आपूर्ति बिक्री और हस्तांतरण के रूप में की जा सकती है। आपूर्ति बार्टर और एक्सचेंज के रूप में भी की जा सकती है। बार्टर का मतलब होता है आदान प्रदान, एक वस्तु देकर उसके बदले उतने ही मूल्य की दूसरी वस्तु प्राप्त करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गेहूं देकर उतने ही मूल्य की अगर चीनी प्राप्त की हो तो ये दो वस्तुओं का बार्टर आदान प्रदान कहलाता है। विनिमय, एक्सचेंज में वस्तु के रूप में भी भुगतान किया जाता है और साथ ही साथ वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में भी चुकाया जाता है। मान लेते हैं कि ए के पास एक पुरानी कार है जिसका मूल्य है 1 लाख रुपए, और ए बी से एक नई कार खरीदता है जिसका मूल्य है 5 लाख रुपए। तो ए क्या करेगा, अपनी पुरानी कार को जिसका मूल्य 1 लाख रुपए है वो नई कार के बदले एक्सचेंज करवाएगा। तो 5 लाख की नई कार के बदले अपनी पुरानी कार 1 लाख रुपए की पुरानी कार को एक्सचेंज करवा देगा और साथ ही साथ 4 लाख रुपए नगद में भुगतान करेगा। यानी एक्सचेंज में किसी पुरानी वस्तु को एक्सचेंज करवा लिया जाता है जो कि कम मूल्य की होती है, और साथ ही साथ जो है नई वस्तु के बदले जो वस्तु खरीदी जाती है उसके बदले कुछ मुद्रा में भी भुगतान किया जाता है। लाइसेंस, पट्टा एवं किराया, अगर कोई लाइसेंस दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा और उसके बदले अगर लाइसेंस फीस ली जाती है तो उसको भी आपूर्ति में शामिल किया जाता है। कोई वस्तु लीज पर या रेंट पर दी जाती है और उसके बदले किराए की राशि वसूल की जाती है, उसको भी आपूर्ति में शामिल किया जाता है। ये एक प्रकार की विशिष्ट सेवाएं मानी जाती हैं। दूसरा है प्रतिफल के बदले आपूर्ति। हमने बात की थी कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति तभी मानी जाती है जब उसके बदले कोई प्रतिफल प्राप्त होता है। प्रतिफल मुद्रा या वस्तु के रूप में प्राप्त हो सकता है, प्रतिफल प्राप्तकर्ता के बदले किसी अन्य व्यक्ति से भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर माल या सेवा की आपूर्ति के बदले प्रतिफल प्राप्त होता है तो सामान्यतः उसको ही आपूर्ति माना जाता है। बिना प्रतिफल के आपूर्ति, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनको माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत अगर बिना प्रतिफल के भी माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है तो भी उसको आपूर्ति मान लिया जाता है। जिनमें पहला है व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण। अगर किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा उसकी व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण कर दिया जाता है तो उसको आपूर्ति मान लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर
मानते हैं कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड और ABC लिमिटेड के पास कुछ पुराने कंप्यूटर्स पड़े हैं और इन कंप्यूटर्स को एक स्कूल है, ABC लिमिटेड के पास कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं, व्यवसायिक संपत्तियां, ये व्यवसाय की संपत्तियां हैं और इन कंप्यूटर्स को अगर ABC लिमिटेड बिना प्रतिफल के एक स्कूल को हस्तांतरित कर देती है, एक स्कूल को प्रदान कर देती है, तो ऐसा हस्तांतरण आपूर्ति माना जाएगा। व्यवसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण, यानी इन कंप्यूटर्स का स्थायी रूप से इनको वापस नहीं लेगी ABC लिमिटेड, इन कंप्यूटर्स को किसी स्कूल को हस्तांतरित कर देती है स्कूल के काम में लेने के लिए, शिक्षा के काम के लिए, तो कंप्यूटर्स का जो हस्तांतरण है उसको आपूर्ति मान लिया जाएगा, बशर्ते कि इन कंप्यूटर्स के संबंध में ABC लिमिटेड ने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की हो। दूसरा है संबंधित व्यक्तियों एवं भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति। अगर संबंधित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति की जाती है बिना प्रतिफल के, तो भी उसको आपूर्ति माना जाता है माल एवं सेवाकर कानून के अंतर्गत। तो पहले हम बात करेंगे संबंधित व्यक्तियों की, कि रिलेटेड पर्सन, संबंधित व्यक्ति कौन होते हैं। संबंधित व्यक्ति, अगर कोई दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी एवं संचालक के रूप में हो, संचालक के रूप में कार्य करते हो। कोई दो व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक के रूप में कार्य करते हो, तो वो दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, साझेदार संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। अगर कोई दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के मताधिकार अंशों का 25% या अधिक किसी व्यक्ति के द्वारा धारित किया गया हो। अगर कोई दो व्यक्ति हैं और उन दोनों व्यक्तियों के मताधिकार अंशों का 25% या उससे अधिक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा धारित किया गया हो, तो वो दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण हो। अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया गया हो, नियंत्रण कर सकता है। मान लीजिए कि ए के द्वारा बी को अगर नियंत्रित किया जा सकता हो, तो यहां पर ये दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। अगर इन दोनों व्यक्तियों का किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सके, तो भी ये दोनों व्यक्ति जो है संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। मान लेते हैं कि सी के द्वारा इन दोनों व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ है, तो ए और बी आपस में संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो भी ये दोनों व्यक्ति जो है संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी। अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो, यानी कि ए द्वारा बी पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो या बी द्वारा ए पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो, और ऐसा नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया हुआ हो सकता है, तो अगर एक के व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो, तो ये दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। अगर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो, यानी कि सी के द्वारा ए और बी दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो, तो भी ए और बी दोनों संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे।
और तीसरी स्थिति है जब इन दोनों के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो। मान लीजिए कि ए और बी के द्वारा सी पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ हो, तो भी ए और बी संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। और इसके अलावा परिवार के सदस्य संबंधित व्यक्ति कहलाते हैं। परिवार के सदस्यों में व्यक्ति, उसका जीवन साथी, चाहे पति हो या पत्नी हो, और उसके बच्चे, माता पिता, भाई बहन और दादा दादी को भी शामिल किया जाता है। लेकिन माता पिता, दादा दादी और भाई बहन उस व्यक्ति पर अगर आश्रित हो, निर्भर हो, तभी उनको परिवार के सदस्यों में शामिल किया जाता है। तो अगर संबंधित व्यक्तियों को किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति बिना प्रतिफल के भी की जाती है, तो भी उसको आपूर्ति मान लिया जाता है और उस ऐसी आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान करना होता है। नियोक्ता और कर्मचारी भी संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन नियोजन की शर्तों के अनुसार, नौकरी की शर्तों के अनुसार अगर कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को कोई माल या सेवाएं प्रदान की जाती है तो फिर उसको आपूर्ति नहीं माना जाता। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई उपहार दिया जाता है और उसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो, तो फिर उसको आपूर्ति मान लिया जाता है। नियोक्ता और कर्मचारी संबंधित व्यक्ति होते हैं। नियोजन की शर्तें यानी नौकरी की शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा कोई माल या सेवाएं प्रदान की जाती है तो उसको आपूर्ति नहीं माना जाता। लेकिन अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई उपहार दिया जाता है और उस उपहार का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो, तो फिर उसको आपूर्ति मान लिया जाता है। और ऐसी आपूर्ति पर, ऐसे उपहार पर जिसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, उस पर नियोक्ता को माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा। भिन्न व्यक्ति, संबंधित व्यक्तियों एवं भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति। भिन्न व्यक्ति कौन होते हैं? अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा एक ही राज्य में या फिर दो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंजीकरण करवाया हुआ है। मान लेते हैं कि एक राज्य है और इसमें एक राज्य में दो अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है एक ही व्यक्ति द्वारा, तो ये दोनों चाहे किसी एक ही व्यक्ति के का व्यवसाय क्यों ना हो, ये दोनों भिन्न व्यक्ति कहलाएंगे। मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का हेड ऑफिस है और ये किसी व्यक्ति की ब्रांच है और इन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो ये दोनों भिन्न व्यक्ति माने जाएंगे। और हेड ऑफिस के द्वारा, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को भेजा गया माल आपूर्ति कहलाएगा और इस प्रकार की आपूर्ति पर हेड ऑफिस द्वारा जो है जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा। और ऐसी स्थिति अगर एक ही राज्य में अलग अलग पंजीकरण नहीं करवाया हो, लेकिन दो अलग अलग राज्यों में पंजीकरण करवाया हुआ हो, मान लेते हैं कि ये कोई दूसरा राज्य है और एक व्यक्ति ने राजस्थान में, ये राजस्थान है और ये यूपी है, तो किसी व्यक्ति ने एक राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और दूसरा रजिस्ट्रेशन इसने यूपी में करवाया हुआ है, अपनी ब्रांच खोल के रखी है। अब अगर हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को कोई माल सप्लाई की जाती है तो उसको जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति माना जाएगा और हेड ऑफिस के द्वारा की गई आपूर्ति पर जो है हेड ऑफिस द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। तीसरा है प्रधान एवं एजेंट के मध्य आपूर्ति। अगर कोई प्रधान है, कोई प्रिंसिपल है, उसने अपना एक एजेंट नियुक्त करके रखा है और उन दोनों के मध्य अगर कोई माल या सेवाओं का आदान प्रदान होता है, आपूर्ति की जाती है, तो उसको माल एवं सेवा कर कानून यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत उसको आपूर्ति माना जाता है और ऐसी आपूर्ति पर कर का भुगतान किया जाता है। मान लीजिए कोई एजेंट है, एजेंट प्रधान के लिए किसी वस्तु की आपूर्ति करता है। मान लीजिए प्रधान के लिए जो प्रिंसिपल है उसके लिए ही कोई एजेंट माल की आपूर्ति करता है, तो प्रधान के द्वारा उस एजेंट को भेजा गया माल आपूर्ति कहलाएगा और प्रधान के द्वारा उस ऐसी आपूर्ति पर जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार अगर कोई एजेंट प्रधान के लिए माल प्राप्त करता है और ऐसे प्राप्त माल को अगर एजेंट द्वारा प्रधान को माल का हस्तांतरण किया जाता है, यानी एजेंट
प्रधान के लिए माल प्राप्त करता है, तो यहाँ पर जो एजेंट है, एजेंट माल का प्राप्तकर्ता माना जाएगा और एजेंट के द्वारा प्रधान को भेजा गया माल आपूर्ति कहलाता है। तो चाहे प्रधान एजेंट को माल भेजे या एजेंट द्वारा प्रधान को माल भेजा जाए, दोनों ही आपूर्ति में शामिल किए जाते हैं और ऐसी आपूर्ति पर प्रधान और एजेंट दोनों को ही जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान करना होता है। संबंधित व्यक्ति या अन्य प्रतिष्ठान से आयात, अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश में स्थित अपने संबंधित व्यक्तियों की बात हम कर चुके हैं, तो अगर किसी संबंधित व्यक्ति या अपने ही किसी अन्य प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात करता है तो उसको आपूर्ति माना जाता है और ऐसी आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर के कानून के अंतर्गत जो है कर का भुगतान किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।